Welcome to the Abbas Academy of Science Nagpur. In this video, we are going to start the most and most important lesson, and that is halogen derivative. और ये जो halogen derivative नाम का जो लेसन है that belongs to the organic chemistry. So halogen derivatives of हाइड्रोकार्बन हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर. So सबसे पहले तो हमें मीनिंग समझना होगा कि हेलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है. यहाँ पर हम लोग कौन से टर्म्स यहाँ पर पढ़ेंगे. सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, क्योंकि लेसन का नाम है हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. सो हाइड्रोकार्बन्स का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद में हेलोजन का मीनिंग समझेंगे, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और कितने टाइप के हेलोजन डेरिवेटिव्स रह सकते हैं. सो हमारा जो टॉपिक है हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, फिर हेलोजन का मीनिंग समझेंगे, और उसके बाद देन वी विल मूव टूवर्ड्स द मीनिंग ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव. नाउ हाइड्रोकार्बन के बारे में यदि बात करते हैं, सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन क्या है सर? ये पूरा का पूरा लेसन अगर हम लोग देखते हैं, सो दैट बिलोंग्स टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है. अब सवाल ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है. केमिस्ट्री की अगर बात करता हूँ मैं, सो यहाँ पर तो इतना डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं, सो लिखाने कर देने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच रिलेट्स विद द स्टडी ऑफ मैटर. सो मैटर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में. मैटर के बारे में क्या स्टडी करते हैं? सो मैटर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं मैटर का कंपोजिशन, मैटर का प्रॉपर्टीज, मैटर का स्ट्रक्चर एंड द केमिकल रिएक्शन गिवन बाय द मैटर. सो ये सब चीजें पढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री में. सो सिंपली सेइंग डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री इज a branch of science which deals with the study of matter with respect to their composition, with respect to their properties, their structure and chemical reactions given by matter. So matter की study करते हैं हम लोग. matter मतलब anything around us which have definite mass and occupies some space. Now chemistry अगर हम लोग देखते हैं तो broadly हम लोग chemistry को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और एक पार्ट है उसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरे को हम लोग कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरे को हम लोग कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, और चौथा जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री. सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, क्या पढ़ते हैं हम लोग, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है और एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, और क्या पढ़ते हैं सर हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में. तो ये सब तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारे केमिस्ट्री के बारे में. सो अगर आप लोगों को पता होगा तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, और ये 118 एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे ही सर हम लोग लिख सकते हैं अनन ऑक्टियम 118 एटॉमिक नंबर जिसका है. सो 118 एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है. हम माना ये कि 118 में से कुछ एलिमेंट्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, तो कुछ एलिमेंट्स आर्टिफिशियल है जिसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में सिंथेसाइज करते हैं. तो 118 एलिमेंट में से अगर मैं एक एलिमेंट जिसका नाम है कार्बन उसको साइड में रख देता हूं, और बाकी बचे हुए जो 117 एलिमेंट्स है दैट इज अदर देन कार्बन. सो कार्बन जिनमें प्रेजेंट है उसको आप कहोगे कार्बन कंपाउंड्स, और अदर देन कार्बन जिनमें प्रेजेंट है उसको हम लोग कहेंगे अदर देन कार्बन कंपाउंड्स, एंड दैट आर नथिंग बट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और कार्बन कंपाउंड्स को भी आप लोग कह सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो एक एग्जांपल अगर लेता हूं मैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे पहचानना है. सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग हियर द एग्जांपल एंड दैट इज कार्बन इज अटैच्ड विथ 3 हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ OH. सो सर हियर मॉलिक्यूल कंटेन्स कार्बन, और कार्बन प्रेजेंट है, मिथिल अल्कोहल कंपाउंड का नाम है, कार्बन दिख रहा है, मतलब ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा. तो सिंपली से यदि कोई मॉलिक्यूल में, यदि कोई कंपाउंड में कार्बन यदि दिखता है आप लोगों को, तो आप उसको कहोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड. इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं दिखता है सर मुझे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ सोडियम क्लोराइड,
NaCl. So it contains sodium metal and chlorine non-metal. So it do not contain carbon in their molecule. और ये कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। मैं बात कर सकता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4. So sulfuric acid do not contain carbon in its molecule. So due to the absence of carbon, this compound will considered as inorganic compound. तो कंपाउंड हमारे पास में दो प्रकार के हैं, एक को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहूंगा और दूसरे को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहूंगा। सो कार्बन रहने वाले कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहता हूं और कार्बन नहीं रहने वाले कंपाउंड्स को मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहता हूं। सो ऐसे ही हम कंपाउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वेदर द गिवन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक और वेदर द गिवन कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक। सो एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे कि जिस केमिकल कंपाउंड में आपको कार्बन दिख रहा है, आप बेझिझक उसे कहोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, विद द एक्सेप्शन ऑफ, कुछ एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही कार्बाइड्स की अगर बात करता हूं, कार्बाइड्स की अगर बात करता हूं तो इनको भी आप लोग उसी कैटेगरी में यूज करोगे। कार्बोनेट CO3 2- रहने वाले कंपाउंड, बाइकार्बोनेट HCO3- रहने वाले कंपाउंड। तो इनमें कार्बन है, बट इवन दो दे कंटेन कार्बन इन देयर मॉलिक्यूल, रिमेंबर दैट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर कंसिडर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एक चीज आप लोगों को क्लियरली ध्यान में रखना है कि जो भी मॉलिक्यूल में, जो भी कंपाउंड में आपको कार्बन का C दिखता है तो समझ जाओ कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और कुछ एक्सेप्शंस आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जिनमें कार्बन तो है लेकिन कंपाउंड को ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे। कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी जहां पर हम लोग करते हैं, उस केमिस्ट्री के ब्रांच को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। विच डील्स विद द स्टडी, स्टडी में क्या क्या करते हैं, कंपोजिशन पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, रिएक्शंस पढ़ते हैं, सिंथेसिस पढ़ते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये मतलब हुआ। सो उसके बाद में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जब आप पढ़ाई करोगे तो ऐसे केमिस्ट्री को आप कहोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो सिंपली सेइंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमने बात की। सर अब कार्बन, अकेला कार्बन, और ये अकेला कार्बन के लिए आपने एक स्पेशल ब्रांच दे दी है एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऐसी क्या खास बात है सर कार्बन में कि अकेले कार्बन के कंपाउंड के लिए आपने एक स्पेशल ब्रांच दे दी और जिसको आप कहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये कार्बन के पास में एक विशेष प्रॉपर्टी होती है और उस विशेष प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटेनेशन। और कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन कैन लिंक विथ इट्स ओन एटम्स इन स्ट्रेट चेन मैनर, ब्रांच्ड चेन मैनर और इन साइक्लिक मैनर। सो इस तरीके से कार्बन खुद के ही एटम के साथ लिंक होकर ओपन चेन कंपाउंड मतलब स्ट्रेट चेन, ओपन चेन कंपाउंड मतलब ब्रांच चेन, और वैसे ही साइक्लिक कंपाउंड तैयार कर सकता है। सो ये जो कैटेनेशन पावर कार्बन का है, ये पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन possess द हाईएस्ट कैटेनेशन पावर। कार्बन कार्बन का बॉन्ड, कितने भी कार्बन आप एक दूसरे के साथ में अटैच करोगे, बट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन एंड कार्बन। सो ड्यू टू इट्स हाईएस्ट कैटेनेशन पावर, कार्बन कैन form near about 27 million compounds. Remember that 1 million मतलब 10 लाख,
ऐसे 27 मिलियन कंपाउंड अकेला कार्बन तैयार कर सकता है ड्यू टू द कैटेनेशन पावर, एंड दैट इज कॉल्ड एज द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। और उतने कंपाउंड हमारे बचे हुए 117 एलिमेंट्स भी तैयार नहीं कर सकते। सो कार्बन के कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा है ड्यू टू द हाईएस्ट कैटेनेशन पावर इन पीरियोडिक टेबल, नियर अबाउट इट फॉर्म्स 27 मिलियन कंपाउंड्स, एंड दीज आर नॉट फॉर्म बाय इवन रिमेनिंग 117 एलिमेंट्स। सो दैट्स व्हाई, so to study the large amount of organic compound, there is a special branch, and that is called as organic chemistry. So in this topic we have discussed about what do you mean by chemistry, what do you mean by organic chemistry, what do you mean by inorganic chemistry. नाउ हम लोग अगर बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, सो फिजिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक एंड पार्टिकुलेट फेनोमेनॉन इन केमिकल सिस्टम। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है सर? जो कुछ भी हमारे पास में केमिकल सिस्टम है, उस केमिकल सिस्टम की स्टडी करना। कौन से लेवल पर? मैक्रोस्कोपिक लेवल पर या पार्टिकुलेट लेवल पर, बाय यूजिंग सम लॉज ऑफ फिजिक्स लाइक मोशन, फोर्स, प्रेशर, न्यूटन्स लॉ। सर उसके बाद में क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। सो ऑल दीज आर द टॉपिक्स रिलेटेड टू द फिजिक्स, एंड दैट वी हैव टू अप्लाई on the macroscopic or particulate system present in the chemical system, and that is called as physical chemistry. So simply saying, physical chemistry is a branch of chemistry which deals with the study of macroscopic and particulate system present in given chemical system by using the different laws of physics, and that is called as फिजिकल केमिस्ट्री। थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं सर हम लोग, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं सर हम लोग, सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सर हम लोग। सो ऑल दीज आर द टॉपिक्स रिलेटेड टू द फिजिकल केमिस्ट्री। एंड फोर्थ वन इज दैट इज नथिंग बट द एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो एनालिटिकल वर्ड इटसेल्फ गिव्स सम इंफॉर्मेशन, एंड दैट एनालिटिकल मीन्स एनालिसिस। सो कोई सब्सटेंस का एनालिसिस करना और उस सब्सटेंस में कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है और कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, इसका पता लगाना हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक्सपेक्ट करते हैं। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ the components present in the given sample and their amount present in the given sample, and that is nothing but the analytical chemistry. So this is I have introduced here. What do you mean by chemistry? What are the different branches of chemistry? What do you mean by ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि कैटेनेशन पावर क्या है। सर अलोंग विद दीज ब्रांचेस केमिस्ट्री कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस, एंड दैट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यदि आप न्यूक्लियस के कंपोजिशन के बारे में, न्यूक्लियस के अंदर केमिकल जो कुछ भी रिएक्शंस हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। पॉलीमर केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सर मैग्नेटो केमिस्ट्री, सर वैसे ही हम ऐसे ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऐसे ढेर सारे मेडिसिनल केमिस्ट्री, सो ऐसे ढेर सारे अलग अलग ब्रांचेस हो सकती है, लेकिन हमें ब्रॉडली पढ़ना होता है ये 4 ब्रांचेस। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की अलग अलग ब्रांचेस क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। हमारा इंटेंशन है लेसन के हेड, मतलब इस लेसन की जो कुछ भी हेडिंग है उस हेडिंग को पढ़ना, ये हमारा इंटेंशन है। नाउ आई हैव टू मूव टूवर्ड्स द हाइड्रोकार्बन। सो अब तक हम लोगों ने देखे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कार्बन कंपाउंड्स, लेकिन ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है सर। तो ये डेफिनेशन कंप्लीट कैसे क्या बनेगी? सो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स in which carbon is present
विद द कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कार्बन तो प्रेजेंट रहेगा ही, लेकिन कार्बन बचे हुए एटम के साथ कौन सा बॉन्ड तैयार करना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड तैयार करना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है सर, तो एटम जब अपने पास का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, ना कोई डोनेट करता है ना कोई गेन करता है, सो व्हेन द टू एटम्स फॉर्म बॉन्ड बिटवीन देम बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। जबकि आयनिक बॉन्ड के बारे में आप लोग बात करते हो सॉलिड स्टेट में, आयनिक बॉन्ड के बारे में आप लोग प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी आप लोग पढ़ चुके हो कि आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, वेराज कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, सो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करता होगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन कंट्रीब्यूट करता होगा, एंड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कैरिड आउट। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कोवेलेंटली बॉन्डेड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स, मतलब कार्बन तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा सर, लेकिन कार्बन के साथ बॉन्ड कौन सा रहना चाहिए, तो कोवेलेंट बॉन्ड ही रहना चाहिए। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, सो द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। बाद में मैंने उस सभी कंपाउंड को जब एनालिसिस किया, स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि नहीं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होता है। बाद में पता चला नहीं, कार्बन नहीं, तो कार्बन साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बचे हुए बॉन्डेड एटम के साथ में अटैच रहता है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आप लोग पढ़ चुके हो कि कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होकर आयोनिक बॉन्ड बनता है, और क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये सब चीजें हम लोग प्रीवियसली या प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं। सो डेफिनेशन बन गई है, कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहोगे, एंड दिस कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। नाउ एक चीज यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है हमारी पूरी पिक्चर का हीरो, मतलब कार्बन प्रेजेंट रहेगा ही, लेकिन कार्बन जो प्रेजेंट है वो सेंट्रल एटम के तौर पर प्रेजेंट है, मतलब मेन हीरो हमारी पिक्चर का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट रहना ही चाहिए, वो सेंट्रल एटम के तौर पर काम करता है। बट अलॉन्ग विद दिस सेंट्रल एटम सम अदर एटम्स में बी प्रेजेंट, रहेंगे ही या रहना ही चाहिए ऐसा कंपल्शन नहीं, रह सकते हैं सर। एंड दिस बॉन्डेड एटम्स में बी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सम मेटल्स में बी देयर। सो इतने सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट रह सकते हैं बॉन्डेड एटम के तौर पर। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहचानने का तरीका, सर कार्बन प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने ये कंपाउंड लिखा CH3NH2 एंड दैट इज नथिंग बट द मिथेनामाइन। सो कार्बन ये सेंट्रल एटम के तौर पर तो प्रेजेंट है ही, लेकिन कार्बन के साथ साथ इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये बॉन्डेड एटम के तौर पर प्रेजेंट है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। And second definition, the covalently bonded carbon compounds are called as organic compounds. So remember that in organic compound, carbon will be present as a central atom, but bonded atom may be present like hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और मेटल etc। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की। सर यदि हमारे कंपाउंड में सिर्फ कार्बन ही है, सेंट्रल एटम के तौर पर तो कार्बन रहेगा ही, यदि हमारे कंपाउंड में सिर्फ कार्बन ही है और कार्बन के साथ बॉन्डेड एटम के तौर पर सिर्फ और सिर्फ यदि हाइड्रोजन ही है, तो ऐसे कंपाउंड को अब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने की बजाय हाइड्रोकार्बन्स कहना पसंद करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, if I consider a carbon and carbon is attached with another carbon and these two carbon are attached with
हाइड्रोजन। सो दिस कंपाउंड इज ऑर्गेनिक। डेफिनेटली सर कार्बन प्रेजेंट है मतलब ये कंपाउंड ऑर्गेनिक है, लेकिन ये कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही दिखता है, तीसरा कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं। तो मैं इस कंपाउंड को मोर प्रिफरेबली कहना पसंद करूंगा कि सर ये हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं कंपाउंड लेता हूं सपोज टू बी CH3CH C डबल बॉन्ड OH और ये लिखा मैंने कंपाउंड, सो दिस इज नथिंग बट द एसिटाल्डिहाइड। सर कार्बन मेरी आंखों से दिख रहा है मतलब ये कंपाउंड ऑर्गेनिक रहेगा ही। सर क्या ये हाइड्रोकार्बन है? तो हाइड्रोकार्बन कहते यदि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के साथ हाइड्रोजन रहता, लेकिन यहाँ तो कार्बन है और कार्बन के साथ बॉन्डेड एटम के तौर पर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ये नहीं चलेगा सर। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही रहता तो हम उसे हाइड्रोकार्बन कह सकते थे। मतलब ये कंपाउंड को आप ऑर्गेनिक कहो, लेकिन हाइड्रोकार्बन कहने की परमिशन आपके पास में नहीं है, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल डू नॉट कंटेन only carbon and hydrogen. Other than these two elements, some another elements are also present as a heteroatom. So this compound cannot considered as a hydrocarbon. So simply saying hydrocarbons क्या है? Sir hydrocarbons ये ऐसे organic compounds है. Remember that all the hydrocarbons are organic compound because all the hydrocarbons contain carbon in their molecule. But all the organic compounds are not hydrocarbon because organic compounds में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और भी एटम्स प्रेजेंट रह सकते हैं, लेकिन इनमें ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट रहेगा। सो मैंने हाइड्रोकार्बन का मतलब समझाया कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही यदि है तो हम उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। गोबर गैस में यूज करते हो आप लोग मीथेन गैस, गैस वेल्डिंग की दुकान में आप एसिटिलीन गैस यूज़ करते हो, घर में हम लोग प्रोपेन ब्यूटेन का LPG यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हो, डीजल यूज़ करते हो। तो ये जितने भी फ्यूल्स है दीज आर नथिंग बट द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन बन गई है हमारे पास में, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देयर मॉलिक्यूल are called as hydrocarbon. So now question arises कि what type of hydrocarbon can exist in nature? So hydrocarbon कितने प्रकार के हो सकते हैं? हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन भी आप प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन क्या है। हियर वी आर जस्ट गोइंग टू रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड दीज क्लासिफिकेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, बट जस्ट वी हैव टू रिकॉल हियर कि कितने टाइप के हाइड्रोकार्बन्स रह सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो कितने टाइप के हाइड्रोकार्बन रहेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, बस आपको आइडिया आ जाए उसके लिए। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं सर ब्रॉडली, एंड दैट इज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, या फिर आप लोग उसको असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहोगे, और दूसरे होते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, और या फिर उसी को आप कह सकते हो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन है मतलब आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही लेना है। तो यहां कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच्ड है कि आपका मॉलिक्यूल आपको कोई साइकिल बनाते हुए नहीं दिखता, रिंग बनाते हुए नहीं दिखता। जैसे कि मैंने 4 कार्बन वाला ये कंपाउंड ले लिया जिसको आप लोग आइसोब्यूटेन कहते हो, तो यहां कार्बन कार्बन के बीच में इस तरीके से लिंकिंग है कि कार्बन कार्बन के बीच में कोई रिंग या साइकिल नहीं बन रही है। सर ये ओपन है, ये असाइक्लिक है। सो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब द हाइड्रोकार्बन्स विच आर
open chain which are acyclic, so these are called as aliphatic hydrocarbons। लेकिन यदि मैं इन 4 कार्बन को लेकर मैं इस तरीके से अगर उनके अटैचमेंट कर दूं तो यहां पर आपको दिखेगा रिंग बनते हुए। सर यहां तो आपने कार्बन कार्बन के बीच में रिंग बना है एंड रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन शुड बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। रिमेंबर दैट कार्बन के 4 से ज्यादा या 4 से कम बॉन्ड नहीं दिखना चाहिए। सर इन दीज मॉलिक्यूल वी हैव अरेंज्ड कार्बन इन सच अ वे दैट वी आर forming here a ring, we are forming here a cycle, so it is a closed chain hydrocarbon। so sir open chain या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार से फिर से डिवाइड कर सकते हो? so these are divided into 2 types and that is saturated hydrocarbons and second is unsaturated hydrocarbons। सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की यदि बात करते हो तो यहां देखोगे कार्बन कार्बन के बीच में एक डैश मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में एक डैश मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में एक डैश मतलब सिंगल बॉन्ड। सो कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड ही रहता है तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे हाइड्रोकार्बन को आप सैचुरेटेड कहोगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन यदि कार्बन कार्बन के बीच में कहीं आपको डबल बॉन्ड यदि दिख जाता है तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे कि सर अब सिंगल बॉन्डेड नहीं रहा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। सो कार्बन कार्बन के बीच में आपको एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो आप कहोगे दिस कंपाउंड इज मल्टीपल बॉन्डेड, मल्टीपल बॉन्डेड। सो मल्टीपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को आप अनसैचुरेटेड कहोगे। आपको कार्बन कार्बन के बीच पहली कंडीशन क्या है? सर हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं तो हमारे मॉलिक्यूल में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही रहना चाहिए, ये पहली कंडीशन। सर ओपन चेन पढ़ रहे हैं मतलब उनके बीच में कोई रिंग या साइकिल नहीं बननी चाहिए, दूसरी कंडीशन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल बॉन्ड ही दिखते हैं तो हम कहेंगे सर ये सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में एकाध डबल बॉन्ड या एकाध ट्रिपल बॉन्ड यदि दिखता है सो हम ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहेंगे मल्टीपल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड। सर सिंगल बॉन्डेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की फैमिली को हम लोग कहते हैं अल्केन। सर वैसे ही अनसैचुरेटेड मल्टीपल बॉन्डेड जो कंपाउंड होते हैं सर उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक कहेंगे हम लोग अल्कीन और दूसरा जो क्लास रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अल्काइन। सो ये हो गया सर हमारा अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। सो ये सर अल्केन क्या है? सो अल्केन की डेफिनेशन बन जाती है सैचुरेटेड, ऊपर जाएंगे हम लोग, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एज अल्केन। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्डेड, एलिफेटिक का मतलब ओपन चेन और हाइड्रोकार्बन्स मतलब कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। सर इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हैं अल्केन का तो लिख सकता हूं मैं एक ही यहां पर एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एक क्या, मैं ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल लिख सकता हूं। सर एक कार्बन और बचे हुए सभी हाइड्रोजन ही रहेंगे तो ये अल्केन का एक एग्जाम्पल बन गया जिसका नाम है मीथेन। मीथेन से बड़ा मेंबर सर 2 कार्बन वाला अल्केन ड्रॉ करके दिखाओ, 2 कार्बन ड्रॉ करो और बची हुई कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करो। ध्यान रहे आप कार्बन को उतने ही हाइड्रोजन लगाओगे जब तक उस कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं बनते, 4 से कम भी नहीं, 4 से ज्यादा भी नहीं। सर इसी तरीके से ये बन जाएगा 2 कार्बन वाला इथेन। वैसे 3 कार्बन लो हाइड्रोजन लगाओ प्रोपेन, 4 कार्बन लो हाइड्रोजन लगाओ ब्यूटेन, 5 कार्बन लो हाइड्रोजन लगाओ पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन और ऐसे ही सामने हम लोग पढ़ सकते हैं आइसोकेन तक। सो ये अल्केन के बारे में। सर अल्कीन के बारे में यदि बात करता हूं तो अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसका मतलब कम से कम 2 कार्बन रहने चाहिए। सो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड,
अब अकेले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया है? 2, तो डेफिनेटली अब बचे हुए 2 हाइड्रोजन अटैच करोगे, ये कार्बन को भी वैसे ही बचे हुए 2 हाइड्रोजन अटैच करोगे। सर 2 कार्बन है इसलिए ईथ, और डबल बॉन्ड है इसलिए ENE, इथीन आप लोग उसको कहते हो। अल्काइन की अगर बात करते हैं तो अल्काइन का एग्जाम्पल, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए। सो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, सो मैंने 2 कार्बन ड्रॉ किया और बची हुई वैलेंसी मैंने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई किया। 2 कार्बन है इसलिए रूट वर्ड ईथ, सिंगल बॉन्ड है ANE, डबल बॉन्ड है ENE, ट्रिपल बॉन्ड है YNE। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहां पर लिखा है। सो हाइड्रोकार्बन का मीनिंग हम लोगों ने समझे कि एलिफेटिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। एक चीज माइंड में रख लो कि अल्केन नाम का कोई कंपाउंड हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता। अल्केन ये सिर्फ फैमिली रिप्रेजेंट करती है। जैसे मेरा अगर सरनेम गुरपुड़े है तो मेरे मैं मतलब ये इस सरनेम का, इस गुरपुड़े सरनेम का कोई पर्सन इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता। सर वो तो सिर्फ एक फैमिली इंडिकेट करता है। सर उस फैमिली के पर्टिकुलर मेंबर के नाम आपको बताना पड़ेगा। वैसे ही अल्केन नाम का कोई मेंबर एग्जिस्ट, अल्केन नाम का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। इट रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ओनली। अल्कीन नाम का कंपाउंड कोई एग्जिस्ट नहीं करता। इट गिव्स आइडिया अबाउट द फैमिली ओनली कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये मैंने इन शॉर्ट हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन यहां पर एक्सप्लेन करके दिया। ओपन चेन के बाद अब हम लोग चलते क्लोज्ड चेन के तरफ, और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक को कहा जाता है एलिसाइक्लिक और दूसरे को कहा जाता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है एली फ्रॉम एलिफेटिक, एंड साइक्लिक मतलब कार्बन कार्बन के बीच में रिंग। मतलब साइक्लिक तो है लेकिन एलिफेटिक की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऐसे कंपाउंड को एलिसाइक्लिक कहा जाता है। जैसे कि 6 कार्बन ले लो, 6 कार्बन, 6 कार्बन atoms are arranged at the 6 corners of regular hexagon and each carbon now is attached with remaining hydrogen। सो हर एक कार्बन को आप 2-2 हाइड्रोजन लगाओगे, क्योंकि 2-2 हाइड्रोजन लगाओगे तो कार्बन के 4 बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये बन गया सर हमारा कंपाउंड, एंड दैट इज साइक्लोहेक्सेन। तो सर ये साइक्लिक है लेकिन एलिफेटिक कंपाउंड की तरह ही प्रॉपर्टी शो करता है। ऐसे ही मैं ढेर सारे एग्जाम्पल लिख सकता हूं। सर एरोमेटिक की बात करते हैं तो एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका स्मेल प्लीजेंट है। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक एग्जांपल लिखता हूं जिसका नाम है बेंजीन, वेयर 6 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एट द 6 कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन and each carbon is attached with single hydrogen and there is a delocalization of pi bond, so pi electron cloud। so मैंने यहां अंदर सर्कल ऐड किया है। ये सर्कल मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये डीलोकलाइज्ड है। अब एक चीज ध्यान रखना, कोवेलेंट बॉन्ड 2 प्रकार का होता है। एक को आप लोग कहते हो सिग्मा बॉन्ड जो एक्सियल ओवरलैपिंग से तैयार होता है विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और दूसरा होता है पाई बॉन्ड जो तैयार होता है साइडवाइज ओवरलैपिंग से विद द हेल्प ऑफ अनहाइब्रिड प्योर ऑर्बिटल्स। सो ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक जगह पर ठहरे नहीं। यहां पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, वो कार्बन कार्बन के बीच में ही है। यहां कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड रहेगा सिग्मा ही रहेगा, डबल रहेगा एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल रहेगा एक सिग्मा बचे हुए पाई। लेकिन यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन ये एक जगह पर फिक्स है, यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह पर फिक्स नहीं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसमें। सो बेंजीन की तरह प्रॉपर्टीज दिखाने वाले कंपाउंड को हम एरोमेटिक कहते हैं। वैसे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की पिक्चर ही लंबी है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड को कहना, क्या रूल्स है। सो ये मुझे अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करना। मुझे ये समझना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड दे हैव प्लीजेंट स्मेल एंड देयर प्रॉपर्टीज रिसेंबल विथ द प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। सो ये हो गया सर
एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, एंड दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हैं, एक को कहा मैंने एलिफेटिक और दूसरे को कहा मैंने क्लोज्ड चेन, जिसमें हम लोग एलिसाइक्लिक भी पढ़ते हैं, एरोमेटिक भी पढ़ते हैं। तो यहां पर हम अगर बात करते ब्रॉडली, अगर मुझे बात करना है कि हाइड्रोकार्बन कितने टाइप में डिवाइड है, तो मैं कहूंगा एक एलिफेटिक है और दूसरे एरोमेटिक है। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन, जिनकी प्रॉपर्टीज एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरह नहीं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड जो क्लोज चेन है, हैव प्लीजेंट स्मेल एंड दे हैव डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, देयर प्रॉपर्टीज रिसेंबल विद द प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन शॉर्ट। उसके बाद में चलो सर हाइड्रोकार्बन का मतलब समझ लिए, अब आ जाते हैं सेकेंड जो हेलोजन के बारे में पढ़ना है। सो हेलोजन होते क्या है, हेलोजन ये वर्ड कहाँ से आया, क्या मतलब होता है हेलोजन का, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलोजन का मतलब। सो हेलोजन ये हमारे पीरियोडिक टेबल में अगर देखते हो तो पीरियोडिक टेबल में 17वां जो ग्रुप होता है, ग्रुप 17, वो ग्रुप 17 में रहने वाले नॉन मेटल्स है। अगर आप पीरियोडिक टेबल का आउटलाइन स्केच अगर ड्रॉ करना चाहते हो, पूरा नहीं ड्रॉ करूंगा मैं यहाँ पर, ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल का आउटलाइन स्केच। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट जो सभी के सभी मेटल्स है हाइड्रोजन को छोड़कर। बीच में प्रेजेंट होते हैं सर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जहां पर ऐसे 10 कॉलम हैं, मतलब 1 2 और डी ब्लॉक के 10 मतलब 12। सर वैसे ही आप राइट हैंड साइड में अगर जाओगे तो राइट हैंड साइड में 12वें ग्रुप के बाद ये 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, सो 13 14 15 16 17 और ये 18th ग्रुप जहां पर नोबल गैसेस होते हैं दोस्तों, नोबल गैसेस। दिस इज 18th ग्रुप, दिस इज 17th ग्रुप। तो ये पीरियोडिक टेबल के 17वें ग्रुप में जो एलिमेंट है, जो नॉन मेटल है, जिनका नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और वैसे ही सर अनसेप्टियम भी आप लोग कह सकते हो, UUS। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है सर 9, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सामने हम लोग पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, आयोडीन का एटॉमिक नंबर सर ये 53, वैसे ही सर एस्टेटाइन का 85 और अनसेप्टियम का 117। सो दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द 17th ग्रुप, जिसे हम लोग इस अनसेप्टियम को टेनेसीन भी कहते हैं। सो टेनेसीन भी हम लोग कहेंगे उसे। सो ये हो गया हमारा ग्रुप 17। सो हमारे पीरियोडिक टेबल में 17वें ग्रुप में जो नॉन मेटल्स है, जो कोई मेटल के साथ जब कंबाइन होते हैं, तो मेटल के साथ जब ये ग्रुप 17 एलिमेंट कंबाइन होगा, तो ऐसे होने के बाद मुझे मिलता है सॉल्ट। जैसे कि सर सोडियम नाम का मेटल है और ग्रुप 17 का कोई भी एक एलिमेंट ले लो, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, और इनके कॉम्बिनेशन से तैयार होगा NaCl। वैसे मैं कैल्शियम ले लेता हूँ और कैल्शियम के साथ में अटैच कर देता हूँ फ्लोरीन नाम का नॉन मेटल, बन जाता है कैल्शियम फ्लोराइड, विच इज द कंपोजिशन ऑफ द मिनरल फ्लूओस्पार। सो ये हुआ कि जब मेटल के साथ में आप ये ग्रुप 17 में से कोई एलिमेंट अटैच कर देते हो, सो दे गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो ऐसे ग्रुप 17 एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के 17 ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट्स जो मेटल के साथ में कंबाइन होकर सॉल्ट बनाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन इटसेल्फ कंटेन ऑफ टू वर्ड्स हेलो एंड जीन। सर हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जीन का मतलब होता है फॉर्मेशन। सो ऐसे
एलिमेंट्स जो कोई मेटल के साथ में कंबाइन होकर सॉल्ट बनाते हैं, सो ऐसे एलिमेंट्स को हम हैलोजन कहते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और वैसे ही एस्टेटाइन। और वैसे ही हम लोग कह सकते हैं टेनेसिव, और टेनेसिव का सिंबल है टी। टेनेसिन जिसको हम लोग कहते हैं उसका सिंबल है TS। तो एटॉमिक नंबर भी लिख देता हूं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53, एस्टेटाइन 85 एंड टेनेसिन जिसका एटॉमिक नंबर है 117। तो अभी इनमें अगर हम लोग बात करते हैं तो अब इन हैलोजन के बारे में बात करेंगे। सर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसका मतलब फ्लोरीन के एटम में एक छोटा सा न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 9 मतलब फ्लोरीन के पास कुल मिलाकर 9 इलेक्ट्रॉन है और उस 9 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन बेशक पहले सेल में रहेंगे और बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में। वैसे क्लोरीन की यदि बात करते हो तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर, सो आउट ऑफ विच 2 विल प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन सेकेंड शेल। अब 2 और 8 हो गए 10, अब 17 में से 10 गए, बचे कितने 7। सो दे have 7 electrons in their outermost shell. Electronic configuration is 2 7, electronic configuration is 2 8 7 and so on। आप बचे हुए एलिमेंट का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल रहा है कि सभी हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और 1 इलेक्ट्रॉन की यदि कमी है सो इट विल ट्राई टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द ऑक्टेट। और इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद फ्लोरीन F- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्लोरीन Cl- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और वैसे ही बचे हुए एलिमेंट्स ये हैलाइड आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये फ्लोरीन का मतलब क्या है। सो फ्लोरीन ये एक लैटिन वर्ड, मतलब लैटिन वर्ड से आया हुआ है फ्लोरीन, और जो लैटिन वर्ड है फ्लूरी, और फ्लूरी का मतलब होता है टू फ्लो, मतलब फ्लो होने वाला। सर फ्लोरीन नेम डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज फ्लूरी एंड मीन्स टू फ्लो, एंड दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल एंड दैट इज फ्लूओस्पार, एंड कैल्शियम फ्लोराइड इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फ्लूओस्पार। तो ये फ्लोरीन के बारे में। अगर हम लोग फ्लोरीन के बारे में अगर बात करते हैं तो फ्लोरीन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, यूरिन में प्रेजेंट होता है, बोन्स में प्रेजेंट होता है, टीथ में प्रेजेंट होता है। तो फ्लोरीन हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। अगर हम लोग नॉर्मल पर्सन की अगर बात करते हैं तो यदि कोई पर्सन आसपास 70 किलो का अगर है तो उसके बॉडी में लगभग 3 से 6 ग्राम फ्लोरीन पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब फ्लोरीन का हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में कुछ ना कुछ काम है। उसके बाद अगर क्लोरीन की यदि अगर बात करता हूं तो क्लोरीन ये वर्ड आया है क्लोरोज नाम के ग्रीक वर्ड से, क्लोरोज, और क्लोरोज का मतलब होता है येलोइश, सो येलोइश ग्रीन। क्लोरोज का मतलब ग्रीक भाषा में क्लोरोज कहते हैं, जिसका इंडियन मीनिंग होता है येलोइश ग्रीन। सो क्लोरीन का मतलब हम लोगों ने कहे, क्लोरीन को हम लोग जनरली डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज करते हैं। क्लोरीन का भी हमारे ऐसे ही बॉडी में सर इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। वैसे ही ब्रोमीन आया है ग्रीक वर्ड ब्रोमोज से, और ब्रोमोज का मतलब होता है स्टेंच, और स्टेंच का इंडियन मीनिंग है
अनप्लीजेंट स्मेल। सो अनप्लीजेंट स्मेल रहने वाला रहता है ब्रोमीन। सो ऐसे ही ब्रोमीन का भी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज है। अगर हम लोग बात करते हैं ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, बोन्स में प्रेजेंट होता है, टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। नॉर्मल बॉडी मतलब 70 kg का कोई अगर पर्सन है तो लगभग 200 से 260 मिलीग्राम ब्रोमीन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। वैसे आयोडीन की अगर बात करता हूं तो आयोडीन ये आया है ग्रीक वर्ड आयोडोज से, और ग्रीक वर्ड आयोडोस का हमारा इंडियन मीनिंग होता है दैट इज वायलेट। सो वायलेट कलर का दिखता है सर ये। सो ये जो आयोडीन है सर, ये आयोडीन हमारे बॉडी में जरूरी है मेंटल ग्रोथ करने के लिए। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी होती है तो गॉइटर नाम का डिसीज होता है, या फिर मेंटली फिट नहीं रहता पर्सन आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। वैसे ही एस्टेटाइन की अगर बात करता हूं तो एस्टेटाइन जिसका एटॉमिक नंबर है 85 एंड दैट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज एस्टेटोज। एस्टेटोज, और एस्टेटोज का हमारा इंडियन मीनिंग होता है अनस्टेबल। और ये एस्टेटोज अनस्टेबल हमारे नेचर में बहुत ही रेयर, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। एस्टेटोज नाम का एलिमेंट सर अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है, तो टॉक्सिक होता है हमारे लिए। तो सर अभी तक इसका कोई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो हमारे सामने नहीं आया, लेकिन अनस्टेबल रहने की वजह से दैट मे हार्म अ बायोटिक सिस्टम ऑफ आर एनवायरमेंट। सो ये एस्टेटाइन के बारे में। और वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं एस्टेटाइन, ये पूरी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं तो एस्टेटाइन को कैसे तैयार किया जाता है। सो एस्टेटाइन को तैयार किया जाता है बिस्मथ के ऊपर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाता है। बिस्मथ जिसका एटॉमिक मास नंबर है 200, और इसके ऊपर किया जाता है न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट, और उसके बाद आपको ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलता है एस्टेटाइन नाम का अनस्टेबल एलिमेंट। और आखिरी में अगर बात करते हैं टेनेसीन, और टेनेसीन ये जो नाम दिया गया ये प्योरली मैनमेड, पूरी तरीके से मैनमेड। बर्केलियम के ऊपर, बर्केलियम जो एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक मास नंबर होता है 249, सो इस बर्केलियम के ऊपर बम्बार्डमेंट किया जाता है कैल्शियम 48 का, कैल्शियम 48 का बम्बार्डमेंट करते हैं तो टेनेसीन नाम का ये एलिमेंट मिलता है जो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल है। इसका भी हमारे लिए कोई यूज़ अभी तक समझ में नहीं आया है। सो ये हो गया है हमारे टेनेसीन के बारे में। और टेनेसीन ये जो वर्ड आया है ये आया है यूएस की स्टेट ऑफ टेनेसी से। मतलब यूएस में एक स्टेट है जिसका डिस्कवरी हुआ था यूएस में, तो यूएस का जो स्टेट है टेनेसी, उस टेनेसी से नाम दिया गया उसे टेनेसीन। तो ये हेलोजन्स के बारे में हम लोगों ने बात की है। सर अब हम जितने भी अभी सामने पढ़ेंगे वहाँ फ्लोरीन पढ़ेंगे, क्लोरीन पढ़ेंगे, ब्रोमीन पढ़ेंगे, आयोडीन पढ़ेंगे, एस्टेटाइन और टेनेसीन नहीं पढ़ेंगे। एस्टेटाइन ये क्योंकि अनस्टेबल है, बायोलॉजिकल रोल अभी तक पता नहीं। टेनेसीन ये पूरी तरीके से 100% आर्टिफिशियल, बायोलॉजी मतलब बायोटिक सिस्टम, बायोसिस्टम में इसका रोल अभी तक हमें पता नहीं। सो हम ऐसे एस्टेटाइन और टेनेसीन नाम के हेलोजन यहाँ पर पढ़ने वाले नहीं हैं। हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये हेलोजन डेरिवेटिव क्या है, मतलब तीसरी टर्म, एंड दैट इज हेलोजन डेरिवेटिव। सो हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या? डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है सर? जैसे कि आप लोग मिल्क लेते हो और मिल्क में कुछ चेंजेस करके आप लोग उससे चीज़ बनाते हो, या आप उससे बटर बनाते हो, या उससे आप लोग पनीर बनाते हो, या फिर उससे आप लोग कर्ड बनाते हो। सो इस तरीके से
आप मिल्क में कुछ चेंजेस करके दैट मिल्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो नए प्रोडक्ट मिले हैं उसको आपको कहना होगा दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ मिल्क, बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिल्क, क्योंकि उनको मिल्क से तैयार किया गया। सो दीज आर obtained from the milk and that's why they are called as derivatives of milk, derivatives of milk। सो मुझे क्या पढ़ना है इस लेसन में? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन लूंगा, जैसे मैंने यहां पर CH4 नाम का, मीथेन नाम का हाइड्रोकार्बन लिया एलिफेटिक, वैसे मैंने कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया जैसे कि बेंजीन, जहां पर कार्बन के साथ अटैच्ड है हाइड्रोजन, ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल लिया। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकता हूं। सो हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक लिया, एक बार एरोमेटिक लिया। सर अब हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव तैयार करना है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव तैयार करना है, मतलब इनसे कोई तो भी नया कंपाउंड तैयार करना है। लेकिन कैसे करोगे? तो हेलोजन की मदद लेना पड़ेगा। सो इफ आई हैव टू रिप्लेस हियर वन ऑफ द हाइड्रोजन, मैं यहाँ के एक हाइड्रोजन को निकाल देता हूं कोई भी, और यदि मैं उस हाइड्रोजन के जगह पर कोई हेलोजन लगा देता हूं, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, तो ये बन जाएगा मिथिल क्लोराइड। यदि आप लोग लगाते हो फ्लोरीन, ये बन जाएगा मिथिल फ्लोराइड। सर यदि आप ब्रोमीन लगाते हो तो ये बन जाएगा मिथिल ब्रोमाइड। सर दिस इज हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन निकालकर हेलोजन लगाए और तैयार होने वाले कंपाउंड को अब क्या कहना पड़ेगा? हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। वैसे ही फ्रॉम हियर replace any one of the hydrogen and by any another halogen atom, and that is supposed to be iodine. So this is also called as halogen derivative of hydrocarbon. So simply saying halogen derivatives का मतलब क्या है? The organic compounds which are obtained by the replacement of one or more hydrogen atoms of hydrocarbon by the same number of halogen atom. If I have to replace here hydrogen by chlorine, so I can replace one hydrogen, I can replace two hydrogen, I can replace three hydrogen, I can replace four hydrogen. So all these are the derivatives of halogen derivatives of hydrocarbon। तो हमारे इस लेसन का मतलब हम लोग समझे कि क्या है सर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आंसर रहेगा द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन by same number of halogen atom. So these are called as halogen derivatives of hydrocarbon। यदि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन निकालकर आप कंपाउंड तैयार करते हो तो आपको कहना पड़ेगा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ, अब कौन सा हाइड्रोकार्बन लिए थे आपने? ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एंड इफ you replace the hydrogen from aromatic hydrocarbon, then this is called as halogen derivative of aromatic hydrocarbons, of aromatic hydrocarbons। तो समझ में आया? हाइड्रोकार्बन्स का हाइड्रोजन निकालकर हेलोजन लगाने के बाद जितने भी कंपाउंड आपको मिल रहे हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड एज हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। If you replace hydrogen from aliphatic hydrocarbon, so then we will get halogen derivative of aliphatic hydrocarbon. And if you replace hydrogen from aromatic hydrocarbon by and replace by halogen, so then the compound we are getting here, that is nothing but the halogen derivatives of aromatic hydrocarbon। So this is all about the introduction part of this unit, and that is halogen derivatives of hydrocarbon। तो क्या क्या पढ़े हम लोग यहाँ पर? हम लोग पढ़े सर केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के ब्रांचेस के बारे में बताया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल। बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन, हेलोजन्स का मतलब बताया, और आखिरी में बताया मैंने हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और कितने टाइप के हो सकते हैं। तो ब्रॉडली मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन। इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव।